ठीक है, चैप्टर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से निकला है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, ये दो वर्ड्स जब साथ में कंबाइन होते हैं सो देन दे विल फॉर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पर दैट इज इलेक्ट्रो मीन्स होती है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो केमिस्ट्री से क्या रिलेशनशिप है, या इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो केमिस्ट्री से क्या ताल्लुक है, वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हैं जो कि हमारे पास कहलाती है, दिस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर असल में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, या फिर किस तरह से केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो असल में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन लोग पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स हमारे पास दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक हमारे पास जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू हम कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वगैरह को कैरी आउट करवा रहे होते हैं। ठीक है, दूसरे हमारे पास एक सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक रिवर्स दूसरा काम होता है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि केमिकल्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, कि एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जो क्या कर रहा होता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, मुख्तलिफ सेल वगैरह में, बैटरी वगैरह में जैसे होता है। ठीक है, तो असल में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक हाउ वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड हाउ अ केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, उर्दू में इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड बरकी कीमिया। बर्क का इलेक्ट्रिसिटी का केमिस्ट्री से क्या रिलेशनशिप है, इसका क्या ताल्लुक है, ये इसमें हम लोग पढ़ते हैं। बात समझ आ रही है क्या? चूँकि डेफिनेशन हुई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इसको आप लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इस चैप्टर 12 में, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब हम जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर इन दो वर्ड्स के क्या मतलब होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के क्या मतलब होते हैं। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। तो पहले आप ऑक्सीडेशन समझें, फिर मैं रिडक्शन समझाता हूँ। ऑक्सीडेशन को डिफरेंट अंदाज से हम क्या कर सकते हैं भाई, डिफाइन कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज, देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन के एक मतलब तो ये होते हैं, ऑक्सीडेशन किस चीज़ को बताता है, ऑक्सीडेशन रिफर्स टू द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। अगर किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, या अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो सूरत में भी हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर अब एल्यूमिनियम को देख रहे, एल्यूमिनियम में पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब ये रिएक्शन हो गया तो एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन आ गया है ना, एल्यूमिनियम के साथ Al के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होकर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन होगी। क्यों ऑक्सीडेशन होगी? बिकॉज इसके अंदर ऑक्सीजन जाकर अटैच हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। या हम ये भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम के अंदर तो क्या हो रहा था, एल्यूमिनियम के अंदर यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, लेकिन जब H2S की बात करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर हो रही है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
यहाँ पर सेकंड रिएक्शन में देखेंगे तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, जैसे कि H2S का क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड। जब ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये HCl बन जाएगा और सल्फ़र अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए H2S में पहले सल्फ़र था, सल्फ़र के साथ पहले हाइड्रोजन था, अब देखिए सल्फ़र के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं H2S की ऑक्सीडेशन हो गई है और H2S ऑक्सीडाइज होकर सल्फ़र बन गया है। किस तरह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई? बिकॉज यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो हम दो तरह से हम बता सकते हैं ऑक्सीडेशन को, कि हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिमूव हो जाना। ठीक है, तो अच्छा रिडक्शन के क्या मतलब हो सकते हैं? रिडक्शन के मतलब एक तो ये हो सकता है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब उसका रिवर्स, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अब ये हमारे पास हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे पास होता है वो असल में अपोजिट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, अपोजिट टर्म्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अच्छा कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पर, बस सिंपल ये देख लें, रिएक्शन के बाद क्या होता है? कॉपर अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो यहाँ कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, लेकिन जब रिएक्शन हो गया तो आप देख सकते हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गई, चूँकि इसके अंदर से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कहलाती है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख लें WO3, ठीक है, तो WO3 में यहाँ पर हमारे पास दिस इज W एलिमेंट हमारे पास होता है, W जो एलिमेंट होता है उसका हम बोलते हैं टंगस्टन। ये टंगस्टन कहलाता है, मेटल होता है हैविंग द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है टंगस्टन की। इससे बल्ब के फिलामेंट वगैरह बनते हैं, जो इनकैंडेसेंट लैंप्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, उनके फिलामेंट्स बनते हैं। तो टंगस्टन ऑक्साइड है, जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर देखें ऑक्सीजन हट गया, ये वाटर के साथ आकर अटैच हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि टंगस्टन ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ से जिसका ऑक्सीजन था, आप देखें ऑक्सीजन हट गया, अब सिर्फ टंगस्टन अकेला बच गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर हो रही है हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिमूवल, जबकि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी दोनों में हम देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की रिमूवल या हाइड्रोजन की एडिशन हमारे पास कहलाते हैं रिडक्शन, और ऑक्सीजन की एडिशन हमारे पास कहलाती है ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिहाज से जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के लिहाज से, जदीद कॉन्सेप्ट के लिहाज से बात की जाए तो ऑक्सीडेशन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय एन एटम, whereas reduction involves the gain of electron। अगर हम लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के लिहाज से बात करें तो हम उसमें ऑक्सीडेशन को इस तरह से लिखते हैं OIL, OIL, मतलब कॉन्सेप्ट इस तरह से बना लेते हैं OIL RIG रिग। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया O फॉर हमारे पास हो गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन, I फॉर होता है एज, L फॉर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना, और यहाँ पर रिग में मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? रिडक्शन इज गेन, मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों मिसाल है। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बताने का। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन। जैसे यहाँ पर आप देख लें डिफरेंट एग्जांपल्स है, आयरन है Fe, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Fe+2 आयन में कन्वर्ट हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके यहाँ पर हम कह सकते हैं आयरन की ऑक्सीडेशन हो गई, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। इसलिए Hg+ है, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो Hg+1 से Hg+2 में कन्वर्ट हो गया। Hg हमारे पास जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड मरकरी, इसको मरकरी कहा जाता है, दिस इज एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इस तरह सल्फर -2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ये फ्री स्टेट में आ गया, ये -2 चार्ज खत्म हो गया इसका, तो यहाँ हम कह सकते हैं S-2, सल्फर -2, इस आयन को हम लोग कह सकते हैं दिस इज सल्फाइड आयन, कि यहाँ पर सल्फाइड आयन की क्या हो गई है भाई? ऑक्सीडेशन हो गई है। इन तमाम में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, जबकि रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है, जैसे Cl2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेट किया
तो ये 2Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया क्लोराइड आइंस के अंदर। यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हमेशा लेफ्ट साइड पे शो करते हैं, ये रिडक्शन है। और O-1 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेट किया, O-2 में कन्वर्ट हो गया, दिस इज आल्सो रिडक्शन। इस तरह से कॉपर +2 आयन है, इसने भी क्या किया कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेट किया और कॉपर +2 आयन कॉपर 0 में कन्वर्ट हो गया, फ्री स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रोसेस में हमारा रिडक्शन होता है। आगे बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, तो अच्छा मैंने अभी आपको 3 चीज़ें बता दी, 3 डेफिनेशंस बता दी। अब एक और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के लिहाज से। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, जबकि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज होती है, कम होती है। इसकी इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है, इसके अंदर हमने मल्टीपल 4 तरह के हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देयर आर 4 वेज, ठीक है। तो 4 तरीके से हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं हम इसके। तो एक तो हमारे पास ऑक्सीडेशन का मतलब हमारे पास होता है दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, और रिडक्शन हमारे पास हो जाता है दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूव होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का भी मैंने ऑयल के तरीके से बताया था, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट रिडक्शन का मतलब, रिडक्शन क्यों कहते हैं इसको, रिडक्शन का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना। तो दिस इज एक्चुअली डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या डिक्रीज इन चार्ज, चार्ज का कम हो जाना। और ये ऑक्सीडेशन है तो दिस इज एक्चुअली इंक्रीज इन चार्ज, चार्ज का बढ़ जाना किसी भी मॉलिक्यूल में। तो इस तरह से 4 तरह से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4th डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट एक एलिमेंट का, ऑक्सीडेशन स्टेट से पूरा सिंपल चार्ज होती है जिसमें एक एलिमेंट का चार्ज इंक्रीज होता है, जबकि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज होती है, कम होती है, ठीक है। जैसे कि लेट अस कंसीडर एक रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर रहे हैं, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन किससे कहते हैं, 2 वर्ड से निकला होता है रिडॉक्स रिएक्शन, रेड और ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। जिस कंपाउंड के अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन हम यहाँ पर चेक करते हैं जिंक और HCl के बीच में। जिंक ने HCl से रिएक्शन किया तो जिंक ZnCl2 बन गया, जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो गई। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जिंक फ्री स्टेट में था तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, और जब ये क्लोरीन के साथ अटैच हो गया तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास हो गई +2, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की Cl के साथ जब ये था तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की +1 थी, लेकिन जब ये अलग सेपरेट हो गया तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या इसका चार्ज 0 हो गया। तो जिंक यहाँ पर 0 से +2 की तरफ गया, मतलब जिंक का चार्ज 0 था, 0 से +2 हो गया, तो असल में जो चार्ज इसका है वो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन चार्ज हुई। इस वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जिंक की यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो गया। और चार्ज इंक्रीज हुआ कैसे होगा, सिंपल, ये बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करके हुआ था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तभी Zn+2 बना होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का चार्ज था +1 और +1 से फ्री स्टेट पे आ गया, तो हाइड्रोजन +1 से 0 पर आ गया, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस हो गया उसको अलग अलग अंदाज से देख सकते हैं। पहली बात तो चार्ज +1 से 0 हो गया, चार्ज कम हो गया। दूसरा, इसने यकीनन इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा तभी ये 0 हो गया। तीसरा, इसमें पहले एक H था बाद में 2 H हो गया तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई। किस सूरत में भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन हो गई है, ठीक है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस हमारे पास होते हैं, इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं दे आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, चूँकि एक ही मॉलिक्यूल में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हुए दिख रही है, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खसूसियात।
रिडॉक्स रिएक्शंस के खसूसियात, जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसके अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों चलती है, उसके क्या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आप याद रखना है कि फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल रिडॉक्स रिएक्शंस में इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? रिडॉक्स 2 वर्ड से निकला है, रेड और ऑक्स। रेड मतलब दिस इज रिडक्शन और ऑक्स मतलब यहाँ पर क्या होगा, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का भी मैंने आपको बताया, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर मतलब ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, वही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन में गेन हो जाएगा। तो जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। पहली चीज़ तो ये लाजमी होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन करेगा, तभी रिडॉक्स बनेगा। सेकंड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस ऑलवेज अकर साइड बाय साइड, thus if one substance is oxidized the other is reduced at the same time, है ना। साइमल्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, ये एक साथ हमेशा चलते हैं। एक मॉलिक्यूल में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ चल रहा होता है। अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा होता है ना। एक हर रिएक्शन के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन में जब अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो 100% रिडक्शन भी उसके अंदर हो रही होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, नॉट ऑल एटम्स इन अ रिडॉक्स रिएक्शन नीड टू चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, but at least one atom should be oxidized and one atom should be reduced। अब ऐसा भी नहीं होता कि हर एलिमेंट कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन में मौजूद हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन्स को लॉस या गेन कर रहा हो, या अपने चार्ज को कम या ज़्यादा कर रहा हो। कुछ ऐसे भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जो स्पेक्टेटर आइंस या स्पेक्टेटर कंपाउंड्स उनको हम कहते हैं, जिनके अंदर क्या होती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही होती है। तो लेकिन एटलीस्ट एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब एक ऐसा लाजमी होगा जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, एक लाजमी रिड्यूस हो रहा होगा। बाकी इसके अलावा शायद और रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में कोई चेंज ना आ रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ना एक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज रिड्यूस होना ज़रूरी होता है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिक इसके भाई मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस के। तो सबसे पहला सिंपल के इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस होता है इसके अंदर। सेकंड, साइमल्टेनियस चलता है हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन। और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट जो है ना वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में टेक पार्ट ले। एटलीस्ट एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा होगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर इज एन अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड और आइन। किसी कंपाउंड पर जो एक अपेरेंट चार्ज आता है, अपेरेंट किसे कहते हैं? अपेरेंट का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड टेम्पोररी। किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट पर जो एक चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। बट वो अपेरेंट चार्ज होता है, वो चेंज हो सकता है, वो वेरिएबल होता है। 2 चीज़ें होती हैं बच्चों, एक चीज़ हमारे पास होती है दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। एक चीज़ तो वैलेंसी होती है। वैलेंसी जो है ना बच्चों, हमेशा ये क्या चीज़ होती है? कांस्टेंट होती है वैलेंसी। और दूसरी हमारे पास जो चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास है, ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, या फिर इसी को कुछ लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? कांस्टेंट नहीं होती, ये होती है हमारे पास वेरिएबल, अपेरेंट, ये चेंज हो रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी किसे कहते हैं? वैलेंसी इज एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मतलब एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लॉस से गेन कर रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी। लेट्स से मिसाल के तौर पे क्लोरीन की बात अगर हम लोग करें, Cl की बात अगर हम लोग करें, तो Cl के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, Cl-1। तो हम ये कह सकते हैं क्लोरीन की जो -1 है ना, ये वैलेंसी है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हमारा जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर, इसी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम कहें ना, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, इतनी सारी हो सकती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती है, जो कंपाउंड के लिहाज से अलग अलग चेंज हो रही होती है, लेकिन वैलेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी तो हमें फिक्स हमें याद होती है हर कंपाउंड की, ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना पड़ता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब किस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं।
ऑक्सीडेशन नंबर आज का टॉपिक है हमारा, इसी से आगे टॉपिक चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज होता है जो किसी एलिमेंट पर आ रहा होता है कंपाउंड के अंदर। अब उसकी कैलकुलेशन की जाती है। एग्जाम्पल नंबर 12.1 है आपकी बुक के अंदर। तो दिस इज डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट सल्फर इन Na2H2O3, सेकंड MnO4 माइनस। फर्स्ट क्वेश्चन है सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कीजिए Na2H2O3 में। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट हमारे पास है इसका निकालना है क्या, सल्फर इन Na2H2O3। ठीक है, अब इसका तरीका क्या होगा इसको निकालने का ना, इसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स मतलब हमें वैलेंसीज पता होनी चाहिए ना एलिमेंट्स की। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी periodic टेबल का कॉन्सेप्ट आपका आना चाहिए। जैसे ग्रुप 1 है, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज ग्रुप 3, दिस इज ग्रुप 4, दिस इज ग्रुप 5, दिस इज ग्रुप 6, दिस इज ग्रुप 7। इनकी वैलेंसीज आपको पता होनी चाहिए। ग्रुप 1 की वैलेंसी होती है +1, +2, +3, इसकी +-4, -3, -2, -1। ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं 1A ग्रुप में आपको पता है, दैट इज़ हाली नेकी रब से फरियाद, इसरा याद रखते हैं ना, तो हाली नेकी रब से फरियाद, यस दैट इज निमोनिक्स है। मैं अभी वीडियो में बोल भी रहा हूँ, आप उसको घर जाकर सुन के लिख सकते हैं। हाली नेकी रब से फरियाद। 2A ग्रुप हमारे पास होता है, उसको लोग कहते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। 3A ग्रुप का हमारे पास हो जाएगा बैंगन आलू गाजर इन थैली, बैंगन आलू गाजर इन थैली। 4A ग्रुप का हो जाएगा केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम, केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम। 5A ग्रुप का हो जाएगा नसीम पास सब बिंदास, नसीम पास सब बिंदास। 6A ग्रुप का हो जाएगा और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। 7A ग्रुप का हो जाएगा फिर कल बाहर आई आत्मा, फिर कल बाहर आई आत्मा। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ, आपको पता है कि ये periodic टेबल के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनके सिंबल्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले ना इनका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको कि आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकें। फर्स्ट है सल्फर का निकालें Na2H2O3 में। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं उसी तरह से करना है सॉल्यूशन इसकी। चेक करें किस तरह से मैं कर रहा हूँ। Na2 है तो Na मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको इक्वल टू 0 कंप्लीट ओवरऑल 0 ले लें इसको, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे पास होती है ओवरऑल कंपाउंड की वो हमेशा 0 होती है, तो हमने ओवरऑल इसको 0 ले लिया। इसके बाद चूँकि सल्फ़र की निकालनी है, सल्फ़र की निकालनी है तो सल्फ़र को छोड़कर बाकी सब के ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लिख लेंगे। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर क्या करना है कि बाकी एलिमेंट्स के, सल्फ़र को तो निकालना है, इसको तो हमें फाइंड आउट करना है, बाकी एलिमेंट्स के हमें ऑक्सीडेशन नंबर या जो वैलेंसीज है ना उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे सोडियम की +1 होती है, चूँकि 1A ग्रुप के एलिमेंट है, तो +1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फ़र मल्टीप्लाई बाय 2 और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की -2 होती है, वहाँ से देख कर 7-6 है ना, ऑक्सीजन देखिए 6 ग्रुप का है तो उसकी वैलेंसी -2 होती है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2 1 2 2 प्लस सल्फ़र मल्टीप्लाई बाय 2 -6 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पर सल्फ़र मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6 -2, चूँकि ये माइनस के 6 उधर गया +6 या +2 को 2 का उधर गया -2, तो सल्फ़र मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 -2 इक्वल टू 4 एंड सल्फ़र मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4/2। ये मल्टीप्लाई 2 था उधर गया डिवाइड बाय 2 हो गया, तो ये हमारे पास सल्फ़र सॉरी ये हो गया ना, सल्फ़र इक्वल टू 4/2 और यहाँ सल्फ़र कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। चेक करिए ये आंसर है, ये आंसर है। हाँ, तो अब देखिए, अब इसमें यहाँ पर देखें क्या चीज़ हमने की, बस सिंपल जैसे अपने मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है ना उसी तरह करना है। आपसे बस ये कहा गया कि सल्फ़र की ऑक्सीडेशन रेट निकालें, तो हमने यहाँ पर जो है वो जैसे मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं किसी भी कंपाउंड को, उसी तरह से हमने लिख लिया और ओवरऑल को इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, सल्फ़र को छोड़कर बाकी सोडियम की और ऑक्सीजन की वैलेंसीज पुट कर दी जो हमें periodic टेबल से पता लगती है।
ठीक है, 1 ए ग्रुप की +1, 2 ए ग्रुप की +2, तो वो आपको पता होना चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर सकते ये काम जब तक आपको अगर आपको ऑक्सीडेशन वैलेंसीज नहीं पता है। उसके बाद हमने बस यहाँ पर पुट किया सल्फर के लिए, यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो मैं कैसे निकाला हमने इसको, ठीक है। अच्छा सेकंड, इसके बाद क्या हमारे पास है, Mn का निकालना है। सेकंड भी देख लें, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, Mn इन MnO4 माइनस। अब Mn का निकालना है MnO4 माइनस में, ठीक है। तो इसकी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखो अब इसका क्या तरीका होगा भाई, Mn प्लस O मल्टीप्लाई बाय 4, अच्छा इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, चूँकि अब यहाँ पर ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है, उस चार्ज को हम ले लेंगे, जैसे -1 चार्ज लगा हुआ है तो इक्वल टू -1, ठीक है। नाउ अब ये Mn के निकालने, Mn को छोड़कर ऑक्सीजन की वैलेंसी पुट कर दें यहाँ पर, Mn प्लस -2 × 4 इक्वल टू -1, ये हो गया Mn -8 इक्वल टू -1, ये हो गया Mn इक्वल टू -1 + 8, और ये Mn की मैंगनीज की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट की आ गई +7। यही आई है भाई, समझ में आया कैसे क्या, दिस इज आंसर। मीन्स कहाँ पर कह रहे हैं आप, अच्छा ये इसके ये क्या है, ये पूछ रहे हैं आप। चलें देखें, ये तो हमारे पास, ये देखें ये प्रोग टेबल में हमारे पास ग्रुप्स है ना, दीज आर द ग्रुप्स, और ग्रुप नंबर आपको क्या बताते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, है ना, किसी एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको ग्रुप नंबर आपको बताता है। मतलब इन सब के लास्ट शेल में, इन सब के लास्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सब के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सब के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सब के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इन सब के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, सही है। अब आपको पता है हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट शेल में, अब या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा या 1 दे देगा, 1 देगा तब भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, चूँकि लास्ट शेल ख़त्म हो जाएगा इसका, इसलिए इसकी वैलेंसी +1 है। अब 2a ग्रुप के एलिमेंट्स इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब 2 देकर ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, 2 लॉस करके, तो +2 वैलेंसी आ गई। इनके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 दे देते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, वैलेंसी +3 आ जाती है। इनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 4 ले भी सकते हैं, 4 दे भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, चूँकि दोनों बराबर आसान है, 4 देना भी आसान है, 4 लेना भी आसान है, तो इनकी वैलेंसी +-4 होती है, कार्बन फैमिली है। अब नाइट्रोजन 5 ग्रुप के एलिमेंट है, अब ये 5 दे भी सकते हैं और 3 ले भी सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के। लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है ना इनके, बेहतर क्या होगा 3 ले लें, तो 3 ले लेंगे तो वैलेंसी -3, जब लेते हैं तो माइनस वैलेंसी आती है। इनके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 6 भी दे भी सकते हैं, 2 ले सभी, 2 लेना ज़्यादा आसान है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो -2 वैलेंसी। 7 ग्रुप लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 7 दे भी सकते हैं और 1 ले भी सकते हैं, 1 लेना ज़्यादा आसान ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वैलेंसी -1। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक सेल्फ असेसमेंट हमारे पास है, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग स्पीशीज़, के ऑक्सीडेशन नंबर हमें डिटरमाइन करना है कुछ स्पीशीज़ के अंदर। ये फिर वही क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है। जैसे फर्स्ट है ClNClO3 माइनस, तो ये हमारे पास जो आइन होता है इसको हम कहते हैं क्लोरेट, दिस इज क्लोरेट आइन। तो क्लोरेट आइन से हमने क्या करना है कि Cl की हमें जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट को अगर हम करते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, Cl प्लस O इंटू 3 इक्वल टू, अब 0 के बराबर नहीं लेंगे, -1 के बराबर लेंगे क्योंकि चार्ज लगा है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है -2 होती है, Cl के निकालनी है तो Cl प्लस -2 इंटू 3 इक्वल टू -1, और ये हो गया Cl -6 इक्वल टू -1, C इक्वल टू -1 प्लस 6, और Cl यहाँ पर हमारे पास आगे क्या भी +5। दिस इज द आंसर। समझ में आया? सेकंड है क्रोमियम के निकालनी हमें है Cr2SO4 होल 3 में, ठीक है। जो यहाँ पर अब क्या होगा, हमारे पास के जो सल्फेट है ना, कुछ आइंस के हमें ना, कुछ कंपाउंड्स के हमें डायरेक्टली ओवरऑल हमें पता होना चाहिए ना कि क्या उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सल्फेट SO4 है, इसका -2 चार्ज डायरेक्टली होता है। कार्बोनेट है CO3, इसका -2 चार्ज डायरेक्टली होता है। नाइट्रेट है NO3, इसका -1 चार्ज डायरेक्टली होता है। सल्फाइट SO3, इसका -2 चार्ज डायरेक्टली होता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट HCO3, इसका -1 चार्ज डायरेक्टली होता है। PO4 -3 फॉस्फेट। तो ये कुछ हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनके डायरेक्टली हमें पोलियोटॉमिक आइंस इनको हम कहते हैं,
दीज आर एक्चुअली कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आइंस। तो जो पॉलीएटॉमिक आइंस होते हैं इनके कंपाउंड्स डायरेक्टली हमें इनका पता होना चाहिए कि आइदर के वो क्या चार्ज अपने ऊपर रखते हैं, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फाइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सारे आइंस। ठीक है, अब यहाँ पर तो इसी तरह से निकलेगा Cr क्रोमियम, Cr मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अब ये सल्फेट को हम ऐसा पूरा होल लेंगे ना, इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे इसको अलग अलग कंपाउंड में, मतलब SO4 मल्टीप्लाई बाय 3 इस तरह से। तो ये SO4 का पूरा चार्ज हमारे पास है, तो Cr मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फेट का चार्ज -2 होता है, -2 × 3 = 0। तो Cr मल्टीप्लाई बाय 2 -6 = 0, Cr 6 डिवाइड बाय 2, और क्रोमियम का चार्ज हमारे पास क्या निकला है यहाँ पर प्लस का 3। सही है, तो मतलब यहाँ पर इस सल्फेट को आप ओपन अप करोगे ना जब, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन कंपाउंड्स को डायरेक्टली इनका फिट करेंगे हम। ठीक है, अब थर्ड उसके बाद हमारे पास है कि फास्फोरस का निकालिए कैल्शियम बाइफॉस्फेट में CH2PO4 इसमें फास्फोरस की निकालनी है, तो कैल्शियम प्लस H मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, चूँकि फास्फोरस का निकालना है तो अब इसको ओपन अप करना पड़ेगा, चूँकि फास्फोरस का ही पूछ रहे हैं तो PO4 का डायरेक्टली तो हम नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, तो प्लस P प्लस O × 4 और होल मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ये कैल्शियम की वैलेंसी हमें पता है, कैल्शियम 2A ग्रुप का एलिमेंट है, +2 हो जाएगा, प्लस 1 × 2 प्लस P प्लस -2 × 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी, आई थिंक सो। ओके, नाउ +2 प्लस यहाँ पर हो गया 2 प्लस फॉस्फोरस -8 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा हमारे पास +2, उसके बाद प्लस ये 8 - 2 है ना, 2 - 8 है, प्लस P माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अच्छा बाइफॉस्फेट का भी आई थिंक डायरेक्टली हमें निकाल लेना चाहिए। बाइफॉस्फेट PO4 है ना, H2PO4 2, सही है। ओके, देखते हैं इसको, +2 प्लस, अब ये 2P -6 2 = 12 = 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2P माइनस का 10 = 0, P हो जाएगा हमारे पास 10/2, और फॉस्फोरस यहाँ पर निकल जाएगा हमारे पास +5, यही निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस तरह से P को निकालिए, बाकी तमाम के ऑक्सीडेशन स्टेट को फिक्स करके, सिंप्लीफाई करके। सही है, यही निकला हुआ, क्लियर है, सही है सर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बुक में आपके क्वेश्चन 2 है कि व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो डेफिनेशन पूछ रहे हैं, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग। अभी 4 क्वेश्चन दे रहे हैं कि इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन कीजिए। पहला कह रहे हैं Cr in H2CrO4, इसके अंदर Cr के ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ठीक है, तो क्या तरीका होगा, सेम वही है, H मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस Cr प्लस O मल्टीप्लाई बाय 4 = 0। ठीक है, तो बाकी Cr के निकालने, Cr को छोड़ दो, हाइड्रोजन का +1 होता है, इंटू 2 प्लस Cr, ऑक्सीजन का -2 होता है, इंटू 4 = 0, 2 1 = 2, 2 प्लस Cr -8 = 0। ठीक है, तो Cr यहाँ निकल गया 8 - 2, और क्रोमियम निकल गया यहाँ पर हमारे पास प्लस का 6। सही है भाई, ऐसा ही है, +6 निकलेगा फर्स्ट वाले में। सेकंड उसके बाद कह रहे हैं कि क्या भाई, सल्फर का निकालें K2S4O6 में, K2S4O6, K मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस S मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस O मल्टीप्लाई बाय 6। पोटेशियम का +1 होता है, +1 × 2 प्लस सल्फर मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो ये 2 प्लस सल्फर मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, अच्छा = 0 भी कर लेंगे ओवरऑल इन सबको, -12 = 0, सल्फर मल्टीप्लाई बाय 4 = 12 - 2, सल्फर मल्टीप्लाई बाय 4 = 12 - 2 कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया। सल्फर = 10/4, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 5/2 आएगा इसका। फ्रैक्शन में आ रहा होगा इसका, एक तो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, +1 × 2 प्लस सल्फर मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -2 × 6, ये ना K2S4O6 हो गए = 0।
तो ये 2 1 2 हो गया, सल्फर मल्टीप्लाई बाय 4, ये 6 2 12 माइनस का 12, एक इक्वल टू उधर गया प्लस का 12, ये माइनस का 2, 10 हो गया, ये 4 नीचे आया तो 10/4, 2 2 4, 2 5 10, 5/2, तो 5/2 में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड कह रहे हैं Fe इन Fe3O4। Fe का निकालिए Fe3O4 में, आपको पता है रस्ट का फॉर्मूला होता है, जंग जो लगता है लोहे में, ये नहीं सॉरी वो Fe2O3 होता है, ये ओर है, मैग्नेटाइट ओर है, उसका है नाम, फॉर्मूले में कुछ नहीं रखा, हमें बस ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, नाम हम नहीं पूछते आपसे। Fe3O4 तो Fe मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस O मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 0। Fe मल्टीप्लाई बाय 3 ऑक्सीजन का होता है प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 0। Fe मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 8 इक्वल टू 0। Fe मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू प्लस का 8, Fe इक्वल टू 8/3। ये निकला हमारे पास Fe3O4 में। Fe3O4 इक्वल टू 0, ऑक्सीजन का -2, 2 4 8, -8 हो गया इक्वल टू 0, -8 उतर गया +8, डिवाइड बाय 3 नीचे आ गया। तो आप फ्रैक्शंस में भी निकल सकते हैं, तो ये नहीं कि होल नंबर में निकले, ठीक है ना। चौथा है HClO4, इसको परक्लोरिक एसिड कहा जाता है, बट नाम में फिर कुछ नहीं रखा, बस हमें काम करना है। H + Cl + O मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 0। Cl का निकालना है तो +1 + Cl को ऐसे ही छोड़ दो, ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 0, +1 + Cl माइनस का 8 इक्वल टू 0, Cl इक्वल टू +7 -1 सॉरी +8 -1, तो Cl का +7 निकल जाएगा। सही है भाई, दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किससे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किससे कहते हैं। देखो, जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूस करने वाला। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो सामने वाले को रिड्यूस करता है, उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो तरह के एजेंट्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस हो, बिल्कुल। तो उसको हम लोग कह सकते हैं रिड्यूसेस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस अदर्स, मतलब खुद को रिड्यूस कर ले जबकि दूसरे को, सामने वाले को जो है वो ऑक्सीडाइज कर दे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कह सकते हैं व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है जो तो ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, एंड रिड्यूसेस अदर्स, जबकि सामने वाले को दूसरे को रिड्यूस कर दे, तो दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। आपकी बुक में जो न्यू बुक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, उसके अंदर हमारे पास कुछ मुख्तलिफ, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 काफ़ी सारे लिखे हुए, याद नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट समझना, इतना सारा याद तो नहीं करते। जैसे एक रिएक्शन लिखा हुआ है Cl2 + H2S HCl और S बन गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लोरीन यहाँ पर उसके फ्री स्टेट में था, फ्री स्टेट का एलिमेंट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेटस की 0 होती है, 0 से ये हमारे पास ये -1 पे आ गया, तो HCl के पास जो 1 हो गया तो H + Cl -1 होता है। तो ये 0 से चूँकि -1 हुआ तो रिडक्शन हो गई इसकी Cl2 की। ठीक है, और यहाँ H2S के अंदर अगर आप देखा जाए तो सल्फर यहाँ पर -2 था और यहाँ पर फ्री स्टेट पे आ गया तो 0 हो गया। तो -2 से चार्ज जब इसका 0 हुआ तो इसका मतलब कि उसका चार्ज यहाँ पर बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो हम कह सकते हैं सल्फर की यहाँ पर होगी ऑक्सीडेशन, या H2S यहाँ पर होगी ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो एक रिड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब देखो क्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है, तो क्लोरीन यहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H2S यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये हमारे पास ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे यहाँ पर देख लें कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इस रिएक्शन के अंदर। अब यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी थी अब +2, क्योंकि ऑक्सीजन -2 होता है वैलेंसी के लिहाज से, तो कॉपर भी चूँकि कट जाएगा तो कोई चार्ज नहीं आता, तो कॉपर +2 था, +2 से कॉपर यहाँ पर 0 पर आ गया। तो यहाँ पर +2 से 0 पर आया तो हम कह सकते हैं कॉपर के रिडक्शन हो गए। और हाइड्रोजन यहाँ पर 0 था, 0 से यहाँ पर ये हमारा +2 पे आ गया, तो यहाँ पर 0 से +2 पे आया तो फिर चार्ज बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई। तो या फिर यहाँ पर भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इस तरह से भी कह सकते हैं, बात तो वही है।
ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड चूँकि रिड्यूस हो रहा था तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन यहाँ पर चूँकि ऑक्सीडाइज हो रहा था तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख लें ऑक्सीजन यहाँ से भी रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन हो रही है, Fe2O3 Fe बन जा रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। ये चार्ज यहाँ पर इसका +3 से 0 हो रहा है तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं रिडक्शन हो रही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। तो चूँकि यहाँ पर अब चूँकि ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया है तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सही है। ऐसे किसी भी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। एल्यूमिनियम में देख लें, एल्यूमिनियम में पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ऑक्सीजन आ गया। एल्यूमिनियम सल्फेट जब ये बना तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके तो एल्यूमिनियम यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया तो एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है। मेटल्स अक्सर रिड्यूसिंग एजेंट ही होते हैं। और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड देखो, H2SO4 SO2 में कन्वर्ट हुआ, 4 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन कम हुआ तो रिडक्शन हो गई तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है। तो ऐसे किसी भी एग्जाम्पल में आप जाकर इसमें अंदर देख सकते हैं। ठीक है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये क्रोमियम सल्फेट में चेंज हुआ, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन 7 था, 7 से ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर चार्ज के लिहाज से हम नहीं देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिहाज से नहीं देखेंगे। क्रोमियम की वैलेंसी यहाँ पर क्या निकलेगी, ये +2 हो गया, ये -14 हो गया, +12, 2 यहाँ से डिवाइड बाई 2 गया, +6 हो गया। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +6 है, डायरेक्टली निकाल रहा हूँ मैं। और यहाँ से ये हो गया हमारे पास +3, तो +6 से +3 गया, क्रोमियम +6 से +3 गया तो उसका मतलब कि कम हुआ चार्ज, इसका खुद ये रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर देखिए Ki जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन -1 था और यहाँ पर फ्री स्टेट पर आयोडीन 0 है तो -1 से जब ये 0 पर गया तो चार्ज चूँकि बढ़ा तो ऑक्सीडाइज हो गया। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट चूँकि रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम आयोडाइड चूँकि यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सिंपल, और जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पोटेशियम पर मैंगनीज के अंदर आप देख लो, KMnO4 के अंदर देख लो, मैंगनीज यहाँ पर +7 होता है अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर इसके निकालेंगे मैंगनीज की Mn की। और यहाँ पर मैंगनीज सल्फेट में ये -2 सल्फेट होता है तो मैंगनीज +2 होता है तो ये +7 से +2 की तरफ जा रहा है। तो पोटेशियम पर मैंगनेट यहाँ पर हमारा देखा जाए तो फिर रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर H2C2O4 ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, ऑक्सीजन पहले ज़्यादा था, 4 था, 4 से 2 हो गया तो यहाँ पर हो गई इसमें, यहाँ पर सॉरी रिडक्शन तो यहाँ पर हो गई, चार्ज कम हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी H2C2O4 के अंदर। तो इधर पर जब हम इसको निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो ये हो गया +2, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया -8, +2 और -8, +2 और ये एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 का हो जाएगा -8, तो +2 और -8 हमारा हो जाएगा -6, उधर गया तो +6, 6/2, तो ये और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो +3 आ गया यहाँ पर। ये मैं निकालूंगा नहीं पूरा, ऐसे मैं सिखा रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कितने निकलेंगे, -4 होते और +4 हो गया, मतलब +3 से +4 गया कार्बन, तो यहाँ पर हो गई ऑक्सीडेशन, तो चार्ज बढ़ा, इंक्रीज हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर। तो चूंकि पोटेशियम पर मैंगनेट रिड्यूस हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चूंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। स्टार्ट से एंड तक तमाम एग्जाम्पल में यह बात समझ में आई कि एक चीज़ हम ये देखते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं तो जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होता है। और इसमें और भी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पर कि रिडॉक्स रिएक्शन साइमल्टेनियस हो रहा होता है, अगर एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो तो दूसरा रिड्यूस हो रहा होता है। और ज़रूरी नहीं है कि एक रिएक्शन के अंदर हर चीज़ें, तमाम कंपाउंड्स, तमाम एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाएं। देखिए अब सल्फ्यूरिक एसिड कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं हो रहा, तो ज़रूरी नहीं कि सारे हो, लेकिन एटलीस्ट एक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज होना और एक कंपाउंड का रिड्यूस होना ज़रूरी है। तो ये जैसे एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की, क्लियर है? ये पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे हैं, इसको तो मुश्किल हो जाएगा, आपको याद भी नहीं होगा अभी फिलहाल ये। तो चूँकि जाहिर सी बात अभी केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई आपकी कि आप ये सब याद कर सकें। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक हमारे पास थे चैप्टर 12 के अंदर, दैट इज बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। एक तो इक्वेशन को बैलेंस करने का मेथड आपने बिगिनर क्लासेस में पढ़ा है, दैट इज इंस्पेक्शन मेथड जो हमारे पास होता है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, जो क्लास 9th के अंदर हम लोग पढ़ रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर में जाकर हमारे पास एक अलग मेथड आता है इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बैलेंसिंग किस तरह से होती है किसी इक्वेशन की, जैसे कि इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है और उससे कहा जा रहा है कि इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करें। एग्जाम्पल नंबर 12.2 है बुक में आपकी। तो इसका खास तरीका होता है, उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। मैं आपको एक एक करके सारे स्टेप्स बता देता हूँ जिसके ज़रिए इसको बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट चीज़, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि इसमें तो बैलेंस करने इस इक्वेशन को हमारे पास नाइट्रिक एसिड H2S रिएक्शन करके NO प्लस S प्लस वाटर बना रहे हैं। अब इसका तरीका क्या होता है बैलेंस करने का? सबसे पहली चीज़ तो याद रखें कि वाटर अगर लगा हुआ है ना मॉलिक्यूल में, तो वाटर को रिमूव कर दें, H2O कहीं पर भी। अब ये नाइट्रिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं NO में और H2S से कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है इक्वेशन को दो पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होता है, स्टेप नंबर 1, इसके अंदर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में हम क्या करेंगे भाई, इक्वेशन को स्प्लिट कर देंगे। पहला पार्ट हमारा क्या होगा कि नाइट्रिक एसिड HNO3 है, ये कन्वर्ट हो रहा है NO के अंदर, और सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, H2S है, ये कन्वर्ट हो रहा है सल्फर के अंदर। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, एक ऑक्सीडेशन पार्ट होगा, एक रिडक्शन पार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम करते हैं बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो जो एलिमेंट्स है कंपाउंड में उसको बैलेंस करें। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, सल्फर एक है, सल्फर एक है। तो इस इक्वेशन में इस स्टेप में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर नाइट्रोजन सल्फर बैलेंस्ड है। ठीक है, तो बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि बैलेंस है ऑलरेडी, तो स्टेप 3 पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या, अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे बताता हूँ। बैलेंस ऑक्सीजन बैलेंस करें कैसे, बाय एडिंग H2O वाटर ऐड करके। जितने ऑक्सीजन जहाँ पर चाहिए ना आपको, उतने आप वाटर ऐड कर दें। ठीक है, जैसे देखो HNO3 है और ये NO बन रहा है ना भाई। अब यहाँ पर 3 वाटर है, यहाँ 1 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 2 कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लगा लें तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है ना, 3 ऑक्सीजन है, 3 इधर। ठीक है, इसके बाद उसके बाद H2S के साथ, जो इस इक्वेशन के साथ करेंगे वो दूसरे के साथ भी करेंगे। अब यहाँ पर जो ऐसी बात है कि ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने की नीड ही नहीं है स्टेप 3 में। स्टेप 4 में आएंगे। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, स्टेप 4 में हम लोग करेंगे बैलेंस करेंगे इसके अंदर बैलेंस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करें। कैसे हाइड्रोजन बैलेंस होगा, बाय एडिंग H प्लस ऐड करके। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने आपको तरीका बता रहा हूँ ना बैलेंस करने का, चूँकि नाइट्रिक एसिड यहाँ पर यूज़ हुआ है, दिस इज़ एन एसिड, तो ये जो हमारे पास जो बैलेंसिंग हो रही है वो हो रही है एसिडिक मीडियम के अंदर। एक हमारे पास बेसिक मीडियम में भी बैलेंसिंग होती है जो उसके आगे आएगी। ठीक है, अभी जो कि एसिड मौजूद है रिएक्टेंट में, तो ये एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग चल रही है हमारी। ठीक है, तो अब हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन को H प्लस ऐड करके। अब कैसे होगा देखें, HNO3 है, ये NO प्लस 2H2O, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 to the 4 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन कम है, तो 3H प्लस हमने यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, 3H प्लस हमने यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गए, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गए। अब देखें H2S है और यहाँ पर सल्फ़र है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर 2H प्लस लगा लिया, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस हो गए। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 4 था। इसके बाद स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 5 में हम लोग करेंगे चार्जेस को बैलेंस करेंगे। बैलेंस द चार्जेस को बैलेंस करें कैसे, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके चार्जेस को बैलेंस करेंगे। अब देखें किस तरह से करते हैं। 3H प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये रिएक्शन एरो, उसके बाद NO प्लस 2H2O। ठीक है, नीचे जो इक्वेशन है दिस इज H2S और ये आगे जाकर बन रहा है सल्फर प्लस 2H प्लस। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले देखना चार्जेस है कितने।
यहाँ पर देखो ओवरऑल रिएक्टेंट साइड पे जो चार्ज हमारे पास जो है वो सिर्फ +3 चार्ज है, और ये तो 0 चार्ज है, इस तरफ चार्ज कुछ भी हमारे पास, इधर पर 0 चार्ज है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ +2 चार्ज इस तरफ है, यहाँ पर 0 चार्ज है। तो जहाँ पर अब देखो, अब चार्जेस को बराबर करना है, जहाँ चार्ज ज़्यादा है वहाँ पर हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लगाकर। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ पर +3 चार्ज है, यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है, इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -3 करेंगे, इसको तो 0 हो जाएगा, +3 -3 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -3 चार्ज लगाने के लिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लगा लेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज देता है, 3 इलेक्ट्रॉन -3 चार्ज दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर देखो +2 चार्ज है, तो ये -2 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे चार्ज। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा लेंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ चार्जेस बराबर हो गए, इस तरह पर भी दोनों तरफ चार्जेस बराबर हो गए, इधर पर भी दोनों तरफ चार्जेस बराबर हो गए, ठीक है। अब चार्जेस बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे कि इक्वल करेंगे चार्जेस को, मतलब बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 मतलब कैंसिल इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करेंगे, सिंपल कैंसिल आउट द इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट कर देंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी ऐसे नंबर से हमें दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। अब ये 3 है और यहाँ पर 2 है ना, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H प्लस पूरा मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 2 नाइट्रिक एसिड, ये बन गया 2NO प्लस 4H2O, ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा 3H2S, 3 सल्फर प्लस 3 2 6H प्लस 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, और दोनों को फिर ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे इक्वेशन को। देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को आपने, और ये 6 हाइड्रोजन इधर से 6 हाइड्रोजन इधर से, ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। बाकी जो बच गया उसको लिख देते हैं 2HNO3 प्लस 3H2S, ये बन रहा है हमारे पास 2NO प्लस 3S प्लस 4H2O। अब देखो ये इक्वेशन हमारे पास होगा बैलेंस्ड, चेक कर लेते हैं। 3 2 6 प्लस 2 8 हाइड्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन बैलेंस है। सल्फर यहाँ पर 3 है, सल्फर यहाँ पर 3 है, सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 3 2 6 है, यहाँ 4 प्लस 2 = 6, बैलेंस हो गया सब। तो इस पूरे मेथड को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बुक में थोड़ा डिफरेंट किया होगा, मैं अपने इस तरह से करता हूँ, ठीक है, इजी करके, ठीक है। बुक में थोड़ा मुश्किल होता है वर्डिंग्स वगैरह में, बस सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले 2 स्टेप में आप दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे इक्वेशंस को, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। 3rd स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे वाटर ऐड करके, 4th स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे H+ ऐड करके, 5th स्टेप में चार्जेस को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड करके, 6ठे स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करके कैंसिल आउट कर देंगे, जो बच जाएगा फिर उसको लिख देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही होता है, समझ में आ गई बात? ठीक ठीक। एग्जाम्पल 12.3 है। 12.3 में क्या कह रहे हैं? बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू बेसिक एक्वा सॉल्यूशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब यहाँ पर हमारा बेसिक मीडियम में ये क्वेश्चन हो रहा है। बेसिक मीडियम में जब हम करते हैं ना तो थोड़ा सा चेंज करके करते हैं, मतलब जब हम बैलेंस करते हैं तो एक इक्वेशन है अनबैलेंस्ड है, उसको इक्वेशन को बैलेंस करना है बेसिक मीडियम। अब इसका मैं बेसिक मीडियम में बताता हूँ कैसे होगा। शुरू के सारे स्टेप सेम होंगे जैसे आपने पहले किए, ठीक है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में 2 पार्ट्स में इक्वेशंस को स्प्लिट कर दें आप, ठीक है। तो स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 पार्ट्स। अब यहाँ पर जैसे कि Cr इसमें कन्वर्ट हो रहा है और SO4 SO3 -2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहला पार्ट बन गया CrOH थ्राइस और ये कन्वर्ट हो रहा है CrO4 और चार्ज क्या है -2, CrO4 -2 में कन्वर्ट हो रहा है। और सेकंड हमारा SO4 -2 ये कन्वर्ट हो रहा है SO3 -2 में। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है भाई? बैलेंस ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और वो ऑलरेडी बैलेंस है दोबारा से।
देखो क्रोमियम 1 सल्फर 1 सल्फर 1, तो बैलेंस ही है। तो यहाँ पर भी आप कोई स्टेप 2 में कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट स्टेप 3 पे आ जाएंगे। स्टेप 3 हमसे क्या कहता है, अब क्या बैलेंस करें, बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या ऐड करके बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग वाटर ऐड करके, ठीक है। अब यहाँ पर CrOH थ्राइस हो गया हमारे पास, और ये हो गया CO4 -2, ये दोबारा से लिख देंगे, मतलब ऐसे ही। अब यहाँ देखें, तीन ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ कम है, तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल हमने यूज़ कर लिया, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन 4 हो गए। जहाँ कम होता है वहाँ पर वाटर लगा लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लिया, ठीक है भाई, सही है। तो ये स्टेप 3 हमारे पास हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या हमारे पास होता है, बैलेंस क्या करें, अब बैलेंस हाइड्रोजन बैलेंस करें बाय एडिंग, और हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं, H+ को ऐड करके, ठीक है। सेम देखो एसिडिक मीडियम में जो चल रहा था अभी वैसे ही चल रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है अभी तक, जो पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही चल रहा है। ये इसी तरह से चलाते रहो उसको, लेंथी होता है लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है ये। अब यहाँ पर चेक करें, 3 और 2 5 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं, सही है, 5H+ लगा दिया। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो फिर 2H+ लगा दिया। क्लियर है भाई, सही है। दिस इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, स्टेप 5 हमारे पास होगा, दिस इज, अब तो ये बेसिक मीडियम है, स्टेप 5 हमारे पास सिर्फ बेसिक मीडियम में है, मतलब ऐड OH- ऑन बोथ साइड्स अकॉर्डिंग टू H+ आइंस। याद रखो कि ये जो स्टेप मैं कर रहा हूं, दिस स्टेप इज ओनली फॉर बेसिक, सिर्फ बेसिक मीडियम में। सवाल में जब बेसिक मीडियम होगा तो फिर हम ये स्टेप करेंगे, वरना ये स्टेप 5 हम एसिडिक मीडियम में नहीं करते। जितना H+ है उतना ही OH- लगा दो दोनों तरफ। ये बुक वगैरह से हट के मैं करा रहा हूँ, ठीक है, इजी डिफरेंट मेथड से करा रहा हूँ। बुक में एक डिफरेंट मेथड होता है, मैं डिफरेंट मेथड से करा रहा हूँ। अब जितना H+ है दोनों तरफ उतना ही OH- आप लगा दें, लेकिन बैलेंस आपको एट द एंड मिल जाएगा आपको होगा, ठीक है ना, आपको बैलेंस करना है एट द एंड। तो H2O प्लस CrOH थ्राइस, और रिएक्शन करके बना हमारे पास ये CrO4 -2 दैट्स प्लस 5H पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर ये हुआ 2H+ प्लस SO4 -2, ये बना SO3 -2 प्लस H2। तो भाई क्या करना है इस स्टेप पे, जितना H+ है उतना ही OH- दोनों तरफ लगाना है। अब यहाँ 5H+ है ना, तो 5OH- यहाँ लगा दो और 5OH- यहाँ लगा दो। अब यहाँ 2H+ है तो 2OH- यहाँ लगा दो और 2OH- यहाँ लगा। चूँकि बेसिक मीडियम है तो हम यहाँ पर बेस लगा दे रहे हैं, OH- हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा बच्चे, ये 5H और 5OH मिल जाएगा और ये मिलकर बना लेगा 5 वाटर बना लेगा। ये H और H+ OH- मिलकर पानी बनाते हैं ना, वाटर। इस तरह से ये 2H+ और 2H- मिलकर यहाँ पर ये हमारे 2H2O बना लेंगे, ठीक है। तो अब आगे देख लें, यहाँ पर 5OH- प्लस H2O प्लस CrOH थ्राइस, ये बन गया CrO4 -2 प्लस 5H2, ठीक है। इसके बाद ये बन गया 2H2O प्लस SO4 -2 SO3 -2 प्लस H2O प्लस 2OH-, ठीक है। अब यहीं पर क्या करिए, 5H2O है और ये H2O है ना, चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। स्टेप नंबर 5 के बाद स्टेप नंबर 6 पे आते हैं। स्टेप नंबर 6 में क्या करते हैं, बैलेंस द चार्जेस। अब चार्जेस बैलेंस करेंगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके चार्जेस को बैलेंस करेंगे। अब देखो यहाँ पर कर लेते हैं, H2O 1 है, यहाँ पर H2O 5 है, प्लस वाला उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 5H2O जो है वो 4H2O बन जाएगा। इस प्लस H2O को उधर ले जाएंगे, है ना, तो 5 में से 1H2O माइनस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। शॉर्टकट कर रहे हैं मतलब थोड़ा, प्लस CrOH थ्राइस
ये हो गया CrO4 -2 + 4H2। समझ में आएगा 4H2 कैसे हो गया? बिल्कुल यहाँ पर 2H2 यहाँ पर H2, ये इधर से इधर आएगा, ये 1H2O बन जाएगा। इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा H2O + SO4 -2 SO3 -2 प्लस अभी H2 हट गया, ख़त्म हो गया 2H-। अब चार्जेस लगा लेते हैं, ठीक है। ये ये 5OH माइनस है तो -1 चार्ज 5 टाइम्स है, तो ओवरऑल -5 चार्ज हो गए यहाँ पर। तो 5 1 ज़ा 5 -5 हो गए यहाँ पर, क्योंकि एक OH पे -1 चार्ज होता है, 5 पे -5 हो जाएगा, सही है। और यहाँ पर चार्ज कितना है? -2 चार्ज है ओवरऑल, ठीक है। इधर पर चार्ज चेक करो कितना है? -2 है, चूँकि सिर्फ यही चार्ज आ रहा है। और इधर पर चार्ज कितना है? -2, ये रहा, ये -2 और ये -2 इधर पर, तो -2 इसका -2 इसका, तो ये -4 चार्ज आ गया। चार्जेस को बराबर करना है। अब देखो ये -5 चार्ज है या -2, जहाँ ज़्यादा चार्ज है वहाँ कम करेंगे, ठीक है। -2 है ना, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और लगाओगे, ये -5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और लगा देंगे प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों तरफ चार्ज -5 हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर चार्ज -2 यहाँ -4, तो यहाँ क्या कर दें? -2 कर देंगे तो ये -4 यहाँ पे भी हो जाएगा। और -2 करने के लिए यहाँ पर कितने भाई? इस साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। तो दोनों तरफ इधर पर ऊपर दोनों तरफ चार्ज -5 यहाँ दोनों तरफ चार्ज -4, ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक नंबर से। अब ये 3 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 2 ज़ा 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो स्टेप नंबर 7 फाइनल स्टेप हमारे पास आ जाएगा। इसमें अब क्या करेंगे भाई? कैंसिल आउट द इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट कर देंगे। पहले मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 ज़ा 10 OH माइनस प्लस 2 CrOH3, ये हो गया 2 CrO4 -2 प्लस 8 H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, नीचे आ जाओ, 3 2 ज़ा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 वाटर प्लस 3 SO4 -2 3 SO3 -2 प्लस 6 OH माइनस, ठीक है भाई। ये हमारे पास आ गया। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल, ओके। सो बाकी चीज़ें यहाँ पर हम लिख देते हैं। इधर पर ये हमारे पास 10 OH है, सारा लिख देते हैं ऐसे, 10 OH माइनस प्लस 2 CrOH3 प्लस 3 H2O प्लस 3, हाँ वो किधर पे, हाँ वो कैंसिल, वो अभी कर लेते हैं, नीचे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मतलब मिक्स हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं किया। 2 CrO4 -2 प्लस 8 H2O प्लस 3 SO3 -2 प्लस 6 OH माइनस। अब यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। वाटर भी हो सकता है ना भाई, देखो 10 OH यहाँ पर और 6 OH वहाँ पर, तो यहाँ से 6 OH हटा दें, यहाँ पर 4 OH हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 3 वाटर है, यहाँ पर 8 वाटर, यहाँ से 3 वाटर हटा दिया जाए, तो 8 में से 3 माइनस किया कितना हो गया? 5 हो गया। अब इट शुड बी बैलेंस्ड, देख लेते हैं कैसे। 2 क्रोमियम बैलेंस। अच्छा अब देख लेते हैं क्या, ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 = 10 ऑक्सीजन। और यहाँ पर 3, एक मिनट, दिस इज 3 2 ज़ा 6, सॉरी यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन है, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 16 प्लस 6 22 ऑक्सीजन आर देयर। यहाँ पर देख लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 14 प्लस 8 22 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। नाउ हाइड्रोजन चेक इट, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 = 10 5 2 ज़ा 10 हाइड्रोजन बैलेंस, ऑल द थिंग्स आर बैलेंस्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस कि एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है बेसिक मीडियम में, कि आपने यहाँ पर जितना H+ लगाया होता है ना, उतना ही OH- आपको दोनों तरफ लगा देना पड़ता है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब ये एक डिफरेंट मेथड से मैंने कराया, आपने डिफरेंट मेथड से किया होगा, ये इजी ज़्यादा होता है तो इससे कर सकते हैं, ठीक।